नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल रहा है और कांग्रेस पूरी तरह से डिवाइडेड हाउस बना हुआ है। गुलाम नबी आजाद गुट है और मीर गुट है। दोनों ही गुट, जीए मीर, गुलाम अहमद मीर गुट है, दोनों ही गुट अलग-अलग तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं। अगर गुलाम नबी आजाद की बात करें तो उन्होंने चिनाब वैली में किया और आज वो सांबा और कठुआ में थे। और दूसरी ओर जीए मीर की बात करें, जीए मीर का गुट रमन भल्ला की अगुवाई में आज सांबा में उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया और दूसरी ओर जीए मीर कश्मीर में जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। लेकिन जब इन नेताओं से बातचीत कीजिए तो इनसे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, यानी लोकतंत्र, जो पार्टी का अंदरूनी लोकतंत्र है, उसकी खूबसूरती है कि कोई भी अपनी बात रख सकता है। और अपनी बात रखने के लिए बड़े नेताओं ने, जिसमें जीएम सरूरी है, जुगल किशोर है, वकार रसूल है, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेजा है, अपने पदों से इस्तीफा दिया है। लेकिन आज सांबा में वहां गुलाम नबी आजाद भी आते हैं, वहां रमन भल्ला भी रैली करते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कैडर जो है अपने आप को असमंजस की स्थिति में पा रहा है। लेकिन आपको बताते चलेंगे, गुलाम नबी आजाद ने वहां पर कहा है, जब कठुआ में रैली हो रही थी तो उन्होंने कहा है कि सरकार को चाहिए कि जो सिलेक्टिव किलिंग है उसके पीछे कौन लोग हैं उसका पता लगाया जाए, क्योंकि इतने समय बीत जाने के बावजूद भी सिलेक्टिव किलिंग के पीछे मंशा क्या थी और कौन इसके पीछे है, इसका पता नहीं चल पाया है। सुभाष गुप्ता जी, उनके बाकी साथी, जो साबका मिनिस्टर, साबका एमएलए, और जब तक कांग्रेस से हम हैं, आप एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी, नेशनल पर्सनैलिटी हो जिसको दुनिया मानती है। जनाब वाला, हम हिंदू मुसलमान एकता से रहते थे और एक दूसरे की दुख दर्द में हम शरीक होते थे। हम उसे क्या कर रहा है, टारगेटेड किलिंग के लिए भी बहुत हमने निंदा की। आई फ्लू फ्रॉम दिल्ली एंड वेंट एवरीबॉडी इज प्लेस। हमारे सरदार जी थे, एक कश्मीरी पंडित थे, दूसरा हमारे जम्मू के एक डोगरा भाई थे। मैं सबके घर श्रीनगर गया, उसकी भी हमने निंदा की और उसकी भी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। आपने अच्छा किया टारगेट, उसके लिए भी बड़े संदेह है। नॉर्मली कहीं भी बड़ी झड़प होती है, छोटी आर्मी के बीच में, मिलिटेंट्स के बीच में, सिक्योरिटी सीआरपी के बीच में, मिलिटेंट्स के बीच में, पुलिस के बीच में, इसमें या कहीं किलिंग होती है तो हफ्ते में तो पकड़ा ही जाता। यहाँ लगातार 20 दिन में 6, 7, 8 टारगेटेड किलिंग हुई, लेकिन आज 3 महीने हुए, कुछ पता नहीं है। तो उसका भी प्रूव होना चाहिए कि क्यों नहीं हुई टारगेटेड किलिंग हो किसी रिलीजन। वो निंदनीय है, कंडम करते हैं उसको, लेकिन इतनी देर तक एक ही दिन होता तो चलो एक वक्त, उसका मतलब इतने टारगेटेड के लिए में तो बहुत लोग होंगे। तो उसका भी डेप्थ में हमें जाना चाहिए कि कौन उसके पीछे, कौन मिलिटेंट ग्रुप उसके पीछे, कौन ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे, उसकी भी इंक्वायरी ज़रूरी है और उनको पकड़ना ज़रूरी है। और इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, इससे पुलिस ये सिविलियन माहौल बनाने, हालात बनाने में बहुत बाधा पड़ता है। वहीं दूसरी ओर दर्शकों, ये मामला केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच चुका है, गांधी परिवार के पास पहुंच चुका है। आला नेताओं ने एक कमेटी भी, डिसिप्लिनरी कमेटी भी गठित की है, पहले भी गठित होती थी लेकिन नए सिरे से किया है कि एंटनी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। कहीं ना कहीं बात जो है दूर तक पहुंच गई है। लेकिन आपको बताते चले कि रमन भल्ला ने आज सांबा में जनसंपर्क अभियान चलाया और वहां पे लोगों को बताया कि किस तरीके से सरकार की विफलता है, सरकार कैसे विफल रही। और उन्होंने कहा कि मौजूदा 2014 के बाद से जो भी हुआ है, जो जनता के हित में नहीं हुआ है, जो नीतियां केंद्र सरकार की रही हैं, वो नीतियां सरकार विरोधी रही हैं, किसान विरोधी रही हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ये कांग्रेस का कहना है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन फिर भी अच्छे दिन आने का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है। जन जागरण अभियान जो भाजपा सत्ता में यहाँ पे काबूज यहाँ पे है, जब उनके सामने पूरे कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ों को बुलंद यहाँ पे किया, लेकिन जूं तक नहीं रहेगी। लेकिन जब हिमाचल का नतीजा आ गया,
फौरी तौर पर उससे कटौती की। लेकिन यही दर्शाता है कि ये लोगों का दबाव यहाँ पे और कांग्रेस विपक्ष की रोल जिस ढंग से निभा रही है इसको मजबूर करेगी कि बढ़ती हुई कीमतों में लगाम लगाई जा सके, गरीब आदमी का चूल्हा जल सके। और ख़ास तौर पर इस जम्मू कश्मीर की जो अस्तवाल रियासत यहाँ पे थी, जिस ढंग से उसका दर्जा छीन के जम्मू कश्मीर के लोगों को अपमानित भाजपा ने किया, और उस वक्त जब 3 मेंबर पार्लियामेंट और एक पीएमओ हाउस में आदमी बैठा हुआ, और फिर भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी इतनी चरम सीमा में पहुँच गई है, जो एक मैं समझता हूँ कि नौजवानों के साथ इस भाजपा ने सत्ता के नशे में जो बद्दा मजाक यहाँ पे किया है, रोजगार कहीं देखने को नहीं मिलता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे विजिबल नहीं मिलता। उन सब चीज़ों को लेके गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अब उनके सुर के साथ अपना सुर मिलाने के लिए जन जागरण अभियान हमने छेड़ रखा है। 14 नवंबर से इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई, और ये हर जगह पे, हर एक ज़िले में, हर एक ब्लॉक में, हर गाँव तक ये मुहिम जारी रहेगी। दर्शकों, गुपकार अलायंस की बात करेंगे। गुपकार अलायंस ने कहा है कि मैजिस्टेरियल जांच, हैदरपुरा एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, मैजिस्टेरियल जांच की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि इस बाबत राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा जाएगा ताकि इसकी न्यायिक जांच करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि इस एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी साफ नजर आना चाहिए। उनके अयाल को, उनके बच्चों को कम से कम ये तो तशफ़ी मिल सकती है कि आखिर किन गुनाहों की सजा मिली है इन मासूम सिटीजन्स को, आम शहरियों को। मालिक मकान अल्ताफ मुदस्सिर जो डॉक्टर पेशे से रहा है, आज डॉक्टर साहब एक चिट्ठी जाएगी, एक अर्जदाश हम भेजेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की खिदमत में, डॉक्टर साहब की वसातत से, जो हमारे चेयरमैन है PAGD के, और उसमें हमने ये मुतालबा किया है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्रेडिबल तहकीकात होनी चाहिए। यह नहीं कि मैजिस्ट्रियल जिन्होंने किया, जिस इंतजामिया ने किया, वही अब मुनसिफ भी बने, वो हमें मंजूर नहीं। हमने ये मुतालबा किया है कि एक क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो हमारी नजर में सिर्फ जुडिशल इंक्वायरी ही हो सकती है। और जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने ये जुर्म किया, उनको कैफिर किरदार तक कानून के दायरे में, कानून के शिकंजे में लाया जाना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है, चाहे कोई कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो। हमारी नजर में वो लॉ वायलेटर्स हैं, लॉ वायलेटर्स हैं। अगर कोई लॉ वायलेटर होता है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रोटेस्ट किया है, श्रीनगर में प्रदर्शन किया है, और प्रदर्शन का मुद्दा भी हैदरपुरा एनकाउंटर था। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए लोगों के शवों को उनके परिजनों को सौंपा जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जांच की डिमांड नहीं करते, लेकिन यह जरूरी है कि उनके शवों को उनके परिजनों को सौंपा जाए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये गलती से कुछ सिविलियन की मौत हो गई है फायरिंग के दौरान। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला ने यह साफ कर दिया है कि वो चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द परिजनों को उनके शव सौंप दे। जबकि पुलिस ने खुद जब इस एनकाउंटर के हवाले से मीडिया को ब्रीफ किया तो कहा कि इन लोगों को उस बिल्डिंग में लिया गया था आइडेंटिफिकेशन के लिए और मदद के लिए। अगर ये लोग उस दौरान मारे गए
तो पुलिस की मदद करते करते मारे गए। और अगर पुलिस की मदद करने का नतीजा ये है कि आपकी लाश को जो है हंदवारा लेके दफन किया जाए, जहाँ के दफनाने के वक्त में कोई रिश्तेदार भी वहाँ ना हो, तो मुझे लगता है ये इंसानियत का कत्ल है। और मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूँ यहाँ, मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम अगर हमारे यहाँ बैठने से किसी की आंख खुल जाए और उन घर वालों को इंसाफ हासिल हो, तो मुझे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। दर्शकों, ओबीसी महासभा ने आज उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से मुलाकात की और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि उनकी डिमांड पर गौर किया जाएगा। हमने उनसे बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, विडंबना देखिए, देश भर में ओबीसी समाज को 27% मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरक्षण मिल रहा है। और बात करें यूटी जम्मू कश्मीर की या स्टेट जम्मू कश्मीर की बात करें, मात्र 4%, और वो भी ओबीसी के नाम पे आरक्षण नहीं मिल रहा है, अदर सोशल कास्ट के नाम पे आरक्षण मिल रहा है। और ये समुदाय, खास तौर पर ओबीसी महासभा लगातार स्ट्रगल कर रही है कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए, कैसे सरकार पर दबाव बनाया जाए और जो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के मुताबिक 27% आरक्षण नौकरियों में भी मिले, साथ ही साथ में राजनीतिक आरक्षण भी मिले और जनगणना में ओबीसी समुदाय की जनसंख्या भी क्लियर हो। ऐसा नहीं हो पा रहा, लेकिन आज महासभा ने उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उनको एश्योरेंस जरूर मिला है, लेकिन कब होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक पहल जरूर हुई है, एक स्ट्रगल के बाद एक उम्मीद की किरण जगी है। चर्चा करेंगे हमारे साथ। आज आपकी जो मीटिंग हुई है उसको क्या लगता है, आपके उसके आउटकम्स क्या रहेंगे, कैसी थी मीटिंग? सर, ऐसा है कि हमने उनके समक्ष में ये बात रखी कि 29 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हुए आज, तो वो कहने लगे कि अब यहाँ पे सभी कानून जो हैं सेंटर के यहाँ लागू होंगे। मैंने कहा है सर, इसके पहले मुर्मू साहब भी आए थे यहाँ पे, उनके समक्ष में भी सब कुछ रखा गया था, लेकिन आज लगभग 2-2.5 साल समय का बीत जाने का है कि जम्मू कश्मीर की यूटी बनी हुई है। लेकिन उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि दिसंबर 15 से, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कमीशन की। कमीशन जो है यहाँ बना हुआ है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता था उनको, जो बात उन्होंने हमारे, क्योंकि हमने जो अधिकार यात्रा निकाली थी 25-26 सितंबर को, 27-28 को 4 दिन की, जम्मू से सांबा कठुआ 4 दिन की अधिकार यात्रा थी हमारी है। तो हमें लगा कि पहले भी हम फील कर रहे थे इसका सरकार के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन कमीशन के लिए उनको मैं ये कह रहा था कि उसकी पावर है सिर्फ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की पावर है सर। तो सर, आप जब आपने EWS लागू किया, जो पूरे देश के अंदर 2019 में 15 दिन के अंदर पूरे देश के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया, और उसके लिए कोई कमीशन नहीं बना, कोई जनगणना नहीं की गई, कोई पब्लिक की डिमांड नहीं थी, तो जब आपने उनको लिए कोई कमीशन नहीं बनाया, तो हमें तो 1958 से कमीशन फेस कर रहे हैं। पहले कमीशन बना 56 में, उसके बाद 1968 में, 1969 में वजीर कमेटी, 1978 में जस्टिस आनंद कमेटी रिपोर्ट, और उसके बाद 1993 में के गुप्ता कमीशन 1995 में बना, जिसके ऊपर सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया, लेकिन ओबीसी जहाँ था। आज सवाल ये उठता है कि आपका बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, आपने बहुत सारी मुलाकात की हैं, आप जीसी मुर्मू से मिले हैं, बाकी लोगों से मिले। इस मुलाकात में बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही थी एलजी की? उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो करेंगे, मुझे लगता है इस बात का एश्योरेंस तो दिया उन्होंने। और क्यों हमने इस बात को भी उनके सामने रखा समक्ष में कि जब संविधान की धारा 243 D6 और T6 में ये बात लिखी हुई है कि बैकवर्ड क्लासेस को पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडी में, जब ये बात छेड़ी हमने कहा 3400 यहाँ पे सरपंच है, उसके अंदर सिर्फ 63 सरपंच हैं ओबीसी के, और उसके बाद 34,000 पंच हैं, उसके अंदर 263 हैं। जब DDC मेंबर 140 है, उसके अंदर 2 मेंबर हैं हमारे सिर्फ। तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं उनके 12 मेंबर। जब हमने ये बात छेड़ी तो उन्होंने एकदम कह दिया कि जो सेंटर का कानून है तो सभी यहीं पे लागू, पुराने कानूनों पे आप बात नहीं करो आप,
ये बात आज उन्होंने हमें ये बात कही कि मैंने 1931 की जनगणना की बात करनी चाहिए, लेकिन वो कहने लगे मैं पुरानी बात को किसी को यहाँ सुनना नहीं चाहते, स्टेट में क्या हुआ क्या नहीं। यहाँ पे सभी जो सेंटर के कानून हैं वो लागू होंगे, आपको 27% रिजर्वेशन मिलेगा। ये उनका आज आश्वासन था इस बात का। बिल्कुल आप सूत्रधार बने, बसोली में आपने पहले मेमोरेंडम दिया, उसके बाद उनने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद आपको न्योता दिया कि आप मूल्य, कैसा आपको लग रहा है? फील तो अच्छा कर रहे हैं, पर ऐसा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तो फीलिंग तो एक तरफ है, काम होना ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग तो ये आशा कर रहे हैं कि जो आश्वासन आज एलजी साहब ने दिया है, हम आशा करेंगे कि वो 15 दिसंबर से पहले पूरा हो। और जल्दी से जल्दी उन्होंने बोला कि जो भी नौकरियां आगे निकलेंगी उसमें हम लोग 27% का आरक्षण आपको देंगे। अगर वो चीज़ लागू होती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी स्कोर है। आप लंबे समय से इसका स्टडी भी कर रहे हैं, क्या इस वक्त पॉसिबल है? क्योंकि रिजर्वेशन की एक लिमिटेशन होती है, किसी हद तक ही रिजर्वेशन दे सकते हैं। क्या आपको लगता है कि 23% और आरक्षण बढ़ सकता है? क्या गुंजाइश है? सर, गुंजाइश का ऐसा है कि उन्होंने बोला कि सेंटर जैसा लागू कर रहा है वैसे का वैसा यहाँ होगा। तो यहाँ जो स्टेट में इससे पहले हुआ है, जो भी स्टेट में इससे पहले हुआ है वो होगा या नहीं होगा, जो उन चीज़ों को निरस्त करेंगे या एक तरफ रखेंगे वो सारा आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी उन्होंने इतना आश्वासन दिया है कि सेंटर में जैसा है वैसे का वैसा J&K में वो लागू करके रहेंगे। जैसे आप डिटेल उनको बता रहे थे, तो क्या वाकई में वो सीरियसली सुन रहे थे आपकी बातों को? उनको सब पता है, उनको सब पता था, पहले से वो प्रिपेयर्ड थे हमारी मीटिंग को लेके, और हम लोगों ने पहले ही मेमोरेंडम उनको दे के रखा था। तो उनको सारा पता था कि वो क्या है और हम लोग आए किस लिए हैं। इसलिए उन्होंने हमारी उतनी ही बात सुनी जितनी ज़रूरत थी। और कमीशन में हम लोगों ने एक मांग हो रखी है कि हमारा OBC का कोई एक आदमी उसमें कमीशन में हो, जो कि अभी नहीं है, तो वो भी उन्होंने कहा है जल्द से जल्द करेंगे। तो सब कितनी बदकिस्मती की बात है कि OBC की जनसंख्या ही हमें नहीं पता कि यूटी जम्मू कश्मीर में OBC है कितना। सर ऐसा है, जो 1931 की जो सेंसस हुई है, जो इंग्लिश गवर्नमेंट के टाइम पे की गई थी और लास्ट सेंसस थी, उसमें हमारी यहाँ की जो रिकॉर्ड हमें मिला उसमें 32% पॉपुलेशन है उस टाइम की, 1931 की। अब उसकी जैसे प्रोपोर्शनलिटी ये बढ़ी हुई है, तो अब ये 90 साल के बाद जो इस यहाँ J&K की कम से कम हम 45 और 50 के लगभग OBC है, जिसमें इंक्लूडिंग हिंदू एंड मुस्लिम दोनों आते हैं। तो ये हमारे जो राइट जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ और बाद में चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला देकर 93 में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी। पूरे हिंदुस्तान में 27% रिजर्वेशन जो है OBC को दिया गया, लेकिन J&K में सिर्फ 2%, वो भी 2005 में आके 2% OBC को दिया। OSC के तहत, अदर सोशल कास्ट के तहत जो बेइंसाफी थी, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और हमने इसी को लेकर हमने OBC अधिकार तिरंगा यात्रा का हमने ये लॉन्च किया, ये हमने रैली निकाली, हमने यात्रा निकाली। और आज हमें गवर्नर साहब का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि हमें उन्होंने गवर्नर साहब ने हमें टाइम दिया, उनसे हमारी आज बात हुई है और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि 27% जैसे भारत सरकार में है वो आपको J&K को रोकूंगा मैं। जब किसी की सुनवाई नहीं होती है, इट मीन्स कि वो कम्युनिटी डिवाइडेड हाउस बना है, यूनाइट नहीं है। क्या आपको लगता है कि अब यूनिटी आई है और सरकार पर दबाव बना है? सर अभी बिल्कुल यूनिटी आई है। हर OBC की जितनी भी कास्टें हैं वो सारी एक यूनाइट हुई हैं और स्ट्रांग ग्रुप बने हुए हैं, और सारे ग्रुप जो हैं वो एक हुए हैं। और उसके लिए हम जो अपनी जो हमारे हक हैं, जो हमारी रिजर्वेशन का है, हमारी सेंसस का है, वो उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और हम जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो जाते तब तक हम लड़ते रहेंगे OBC का। और ये जो है प्रचार जो हमारा, ये स्ट्रांगली हम इसको करते रहेंगे। हर सरकार, हर पॉलिटिकल पार्टी में OBC सेल होता है। क्या हर एक पॉलिटिकल पार्टी को मौका मिला? इवन कि हमने कभी सोचा नहीं था BJP को भी सरकार बनाने का मौका मिला। जो वहाँ पर OBC सेल होते हैं वो क्या इनएक्टिव हो जाते हैं? सर जो OBC सेल, जहाँ OBC डिपार्टमेंट, जहाँ OBC जो उनको नाम दे देते हैं मोर्चा, ये मोर्चे जो हैं ये उधर साइलेंट हो जाते हैं। पहली बात तो इनके साथ मोर्चन शोर्चन के साथ कोई नहीं है,
क्योंकि लोगों को पता है कि हमें हक लेने हैं, और हक लेने के लिए जो आवाज़ हमारी उठाएगा, जो इम्प्लीमेंट करवाएगा उनके साथ, और लोग सारे ओबीसी समाज जो हमारे साथ इकट्ठा हुआ है, और ओबीसी महासभा, ओबीसी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन, सारे ग्रुप इकट्ठे हुए हैं, और इसको हमने इंप्लीमेंट करवाना ही है। गवर्नर साहब का आज बड़ा बड़ा थैंक्स करते हैं हम कि उन्होंने हमें टाइम दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि ये 5% रिजर्वेशन और जो हमारा पंचायती राज और इसमें लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज में जो रिजर्वेशन है वो भी हम इसको इंप्लीमेंट करवाएंगे। तो भारत सरकार की तरह जैसा उधर है ऐसा ही इधर होगा, और ये उनको 15 दिसंबर का उन्होंने टाइम दिया है कि 15 दिसंबर से पहले पहले ये इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलती और रिप्रेजेंटेशन हाउस के अंदर होती, अपर हाउस लोअर हाउस में, तब स्थितियाँ कुछ और होती। स्थिति ये होती कि हमारे हर डिपार्टमेंट में हर जगह जो हमारे 27% के हिसाब से हर जगह हमारे जो ओबीसी के उनको मौका मिलता, सर्विस में मिलता, पंचायतों में मिलता, मतलब इलेक्शन जो एमएलए हमारे भी जा सकते थे, हमारे पॉलिटिकल हमारी स्थिति अच्छी होती थी, और हर जगह हमारे मुलाजिम जो है हमारी हर जगह अप्रोच पहुंच सकती थी। क्योंकि हम जैसे अब ये बना हुआ है, ये मतलब कमीशन जो बना हुआ है, उसमें एक भी आदमी इन्होंने ओबीसी, जिन हमारी नुमाइंदगी ओबीसी की करनी है, और रखे हैं कि एक कश्मीर का लगा दिया, एक शेड्यूल कास्ट का उधर मेंबर लग दिया है। उनको क्या है, जो नुमाइंदगी करेगा वो तो ओबीसी का ही करेगा, जिनको तकलीफ है उसका एक बिल लिया है। और जो बनाते हैं, जो चेयरमैन बनाते हैं, वो भी अपर कास्ट के लेते हैं, जो उसको वो तो बिल्कुल ही उनको तो हमारे साथ बिल्कुल ही हमदर्दी नहीं है। वो तो यही सोचेगा कि इनको कैसे ना दिया जाए, वो यही करेंगे। इसलिए ये जो है हमने अब तिरंगा यात्रा भी निकाल दिया, और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हमारी ताकत वोट है, लोगों को जाएंगे वोट। जो हमारी ओबीसी की वजह से इस सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है, ओबीसी की वजह से जहाँ जो एमएलए है जो बीजेपी के, वो मतलब ओबीसी की वजह से। अगर हमारी ये जागृति हो गई, ये लड़क जाएंगे सारे, और हमने जगाना है लोगों को, इनको लटकाना है। अगर इन्होंने आज तो हमें आश्वासन पूरा दिया है, और हमने कहा जी हम तो बड़े खुश हुए हैं, जैसे आपने हमको तो खुशी कर दिया, लेकिन जब ये लागू करेंगे तो खुशी तो तब बनेगी। मैंने उनको कहा जनाब ये बताओ कि पूरे इंडिया में आरबीए कहाँ है, पहाड़ी स्पीकिंग कहाँ है, वो एएलसी कहाँ है, ये जेएंडके के लिए है, वो भी हमारा है साथ देने। नहीं मुझे पता है, मैं ये सब जो कुछ हो रहा है। मुर्मू साहब ने यही कहा था कि जो किसी से ये आरबीए ख़त्म हो जाएगा, कोई साल खंड आप थोड़ा करें, थोड़ा सेटअप करके इधर पूरा कानून जो है सेंटर का लागू करेंगे, ये आरबीए साहब उड़ा के और आपका हिस्सा आपको देंगे। ये मुर्मू साहब ने हमें आश्वासन, उससे ज़्यादा आश्वासन आज गवर्नर साहब ने दिया है। देखते हैं आप गवर्नर साहब क्या करते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि इनकी मुलाकात हुई है और बड़े पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच है इनकी। इनको लगता है कि जो उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है अपने वादे पर खरे उतरेंगे। लेकिन आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो 15 दिसंबर का टाइम उन्होंने दिया, अगर तब तक कुछ भी नहीं होता है, कोई हलचल नहीं होती, तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा महासभा का? सर, ये जैसे चलोत्रा साहब ने कहा कि ओबीसी महासभा, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन और श्रीनगर की JNK ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन, और उसके बाद जितनी बरादरियां हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी की हैं, उनके अध्यक्ष और उनके जनरल सेक्रेटरी ने सभी ने मिलकर ये 25 सितंबर को ये जो कार्यक्रम जो था 4 दिन का ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा, जो गांव-गांव में घूमी कठुआ के अंदर, इसी तरह 25, 26, 27 दिसंबर को 25, 26, 27 दिसंबर को जम्मू से चलेगी, और सबसे पहले संतरा मोड़ में जाएगी, गोमनासा में जाएगी, फिर गजनसू से निकलते हुए मड़ ब्लॉक पूरा घूम के, उसके बाद 1 नंबर सुआ और अखनूर से निकलते हुए रात को कोटगढ़ी में रहेगी। उसके बाद ये यात्रा चलती चलती खोड़ ब्लॉक, जोड़ियाँ ब्लॉक, वहाँ प्रदर्शन होंगे। जो तहसीलदार के ऑफिस जहाँ जहाँ है, खोड़ में है, तो इससे जोड़ियों में वहाँ प्रदर्शन होंगे। उसके बाद निकलते निकलते हम लोग वहाँ से सोल बलवाल निकलते हुए रात को फिर वहीं रहेंगे आकर कोटगढ़ी में। दूसरे दिन फिर अखनूर में प्रोटेस्ट होगा। ये हमारी दूसरी यात्रा है। इसके बाद तीसरी यात्रा जो हमारी है वो बसोली, बिलावर, इन इलाकों में होगी। चौथी हमारी जो होगी, ये इसका हमने 2 साल का पूरा प्लानिंग बना दिया है कि हमें पता है कि ये सरकार ऐसे नहीं मानती है जब तक हम लंबा संघर्ष और इकट्ठे होके नहीं करेंगे। इससे तो लोगों को जगाते हैं, हम लोगों के अधिकारों के बारे में बताते हैं। दूसरा ये है कि सरकार को भी हम चेताते हैं कि अगर आपने ये इम्प्लीमेंट नहीं किए हमारे सर, संविधान के अंदर 73 साल हो गए आज़ादी के, तो इसका मतलब हम आज भी गुलाम हैं देश के।
गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग आज भी। तो जो संविधान के मुताबिक अगर 74 साल में हमारे आज डीडीसी मेंबर कोई नहीं है, यहाँ पे 2 मेंबर हैं डीडीसी के, 34,000 पंच है यहाँ पे, उसमें 263 पंच हैं, सरपंच 3400 है और उसके अंदर हमारे सिर्फ 65 सरपंच हैं। तो उसके बाद आप एमएलए तो बात ही छोड़िए ना कि 74 साल में जिनका एक 32% उन्होंने बताई कि 1931 के मुताबिक, उसके बाद तो सेंसिस हुई नहीं, 80-90 साल हो गए। आज पूरे देश में इस बात के लिए कला कला हो रही है कि हालांकि सरकार ने ये बात कही थी, होम मिनिस्टर जो थे राजनाथ सिंह जी, उस वक्त कहा था उन्होंने कि जब 2021 में जनगणना होगी ओबीसी का कॉलम होगा उसके अंदर। आज सरकार जो है मुकर गई है इस बात से, लेकिन पूरे देश में आने वाले दिनों में ये ओबीसी जनगणना के लिए पूरे देश में संघर्ष होगा। इसके लिए ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास की एक मीटिंग अभी अगस्त के महीने में दिल्ली में हुई थी। जम्मू कश्मीर से भी 4 नुमाइंदे गए थे। आने वाले 18-19 दिसंबर को फिर ऑल ओवर इंडिया का एक सम्मेलन हो रहा है दिल्ली के अंदर, उसके बाद में हमारे यहाँ से 10 नुमाइंदे जाएंगे जम्मू के। संघर्ष जारी रहेगा, ये बात बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि जो आपने उपराज्यपाल से गुजारिश की है, जो डिमांड की है, और उपराज्यपाल और सरकार उस पर संज्ञान लेंगे। दर्शकों, आपको बताते चले कि 4 मेन डिमांड्स हैं इनकी। 27% रिजर्वेशन अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायतों में 27% का राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए। और दूसरा इनका ये कहना है कि जब जनगणना हो तो उसमें ओबीसी का कॉलम होना चाहिए ताकि ओबीसी की जनसंख्या पता चल सके। और बड़ी बात ये कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जो SSR में नियुक्तियाँ हो रही हैं उसको फिलहाल रोक देना चाहिए जब तक इनको राइट नहीं मिलता। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।